So welcome back guys to my channel CA Anjali Jain Classes, your audit buddy to make it easy. So basically in the previous video what we have covered is the documentation of automated controls. हमने पिछले वीडियो में जब भी रिलीज किया गया था वी हैव कवर्ड कि ऑटोमेटेड आईटी कंट्रोल्स को किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट करना है, जहां मैंने तुम्हें बेसिकली सैप ईआरपी ओरेकल एंड टैली का एग्जांपल लेके बताया था कि हाउ ऑडिटर गोना डॉक्यूमेंट द थिंग्स एंड हाउ ही विल बी ऑडिटिंग द थिंग्स. तो on again on the request of my students, I am come up with one more video on the nature and extent of test of controls. They were saying कि इसमें लैंग्वेज इस तरीके की लिखी है कि वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट. तो आज हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली दीज वीडियोज आर नॉट फॉर द लर्निंग पर्पज, दीज वीडियो आर फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट. जब भी हम लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाएंगे इट विल बी हैविंग डिफरेंट थंबनेल. तो टुडे इट्स अ स्पेशल क्लियरेंस सेशन ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. हमें ऑल क्लियर रखना है, ठीक है, ऑल क्लियर नहीं रखना है. आई होप यू गॉट द difference between both of two things. So let's start with the topic nature and extent of test of controls. First of all, as you know, I always use my handwritten notes, right? तो सबसे पहले we have the heading nature and extent of TOC. यही है nature and extent of test of controls. तो सबसे पहले we are supposed to know कि nature क्या होता है and extent क्या होता है, right? तो nature is basically what type of TOC, मुझे test of control किस तरीके से करना है, ठीक है, और कितना करना है, हाउ मच इज द एक्सटेंट. ये तो अंडरस्टूड, सबको ही पता था, राइट. तो टीओसी हमें करना ही क्यों है, वाई टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमें क्यों ही करना है, टू चेक द कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड. हमें ये देखना है वेदर देयर इज कंट्रोल इन द एंटिटी, जो भी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड एसओपीज है वो एक्चुअल में ऑपरेट कर रहे हैं इन द एंटिटी और नॉट. ये हमें चेक करना है, राइट. तो सबसे पहले we have this perform in designing and performing test of controls. डिजाइन करते हुए कंट्रोल को टेस्ट करने का एंड परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है. द ऑडिटर शैल सबसे पहले परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करेगा इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी. अब ये हम अपने फर्स्ट सेशन से भी सुनते आ रहे हैं कि जो इंक्वायरी है इट इज नॉट अ सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर अलोन. अकेले इंक्वायरी करना इज नॉट सफिशिएंट टू गेट दी ऑडिट एविडेंसेस. तो इंक्वायरी के साथ साथ हमें कुछ और भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे टू गेट कंफर्ट ओवर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टू गेट द कंफर्ट ओवर द कंट्रोल्स बीइंग इम्प्लाइड बाय द बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द एंटिटी. सबसे पहले हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, कंट्रोल्स को अप्लाई किया कैसे गया था एट रेलिवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द ऑडिट. तो इसके लिए आई हैव वन ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर यू. सबसे पहले परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर अलोन, अलोन आएगा यहाँ पे, मैंने अलोंग लिख दिया, विद इंक्वायरी. तो ऑडिटर मस्ट नॉट रिलाई ओनली ऑन द इंक्वायरी, इंक्वायरी पे उसको सिर्फ इंक्वायरी पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बट ही शुड अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी. तो हाउ कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट रेलिवेंट टाइम, हम इसको देखने वाले. तो एज यू नो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल स्टेटमेंट होती है, उसमें वी हैव वन आइटम कॉल्ड परचेजेस. परचेजेस है. अब परचेजेस का जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करने के पीछे क्या क्या कहानी है वो हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले जो कंट्रोल पॉलिसी है वो क्या डॉक्यूमेंटेड है, क्या लिखा हुआ है एंटिटी की पॉलिसी में कि अगर कोई भी जो परचेज है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो उसकी रिकॉर्डिंग से पहले वो जो परचेज इनवॉइस है वो अप्रूव्ड किया होना चाहिए. क्या होना चाहिए, दैट परचेज इनवॉइस शुड बी अप्रूव्ड बाय हूम, परचेज मैनेजर. परचेज मैनेजर जब परचेज इनवॉइस को अप्रूव करेगा तो ही मैं उसको क्या करूंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके आऊंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, राइट. तो अब ऑडिटर ने क्या किया, जस्ट ऑडिटर ने परचेज मैनेजर से पूछा ऑन रीडिंग दी
पॉलिसी, उसने क्या किया, मैनेजर से पूछा कि हैव यू साइन द डॉक्यूमेंट, तो मैनेजर ने बोला यस। तो यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर जस्ट इंक्वायर्ड, ऑडिटर जस्ट आस्क्ड वन क्वेश्चन। तो ये क्या है, इंक्वायरी। क्या इससे ऑडिटर को एविडेंस मिला? नो। बेसिकली अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को एविडेंस चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, ऑब्जर्व इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को। सबसे पहले वो कोई भी इनवॉइस निकाल लेगा सैंपल बेसिस पे एंड उस इनवॉइस को चेक करेगा कि वेदर इट इज साइंड और स्टैम्प्ड। अगर दोनों ही चीजें हैं, अब वो देख भी रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से उसको क्या मिल गया, एक एविडेंस मिल गया कि यस, जो कि कंट्रोल पॉलिसी में लिखा था कि परचेज मैनेजर शुड अप्रूव द परचेज इनवॉइस बिफोर रिकॉर्डिंग इनटू द पीएल स्टेटमेंट, वो अप्रूव होना चाहिए। तो वही उसको क्या कर लिया, इंस्पेक्शन के दौरान उसको पता चल गया यस ऐसा है, कंट्रोल्स को अप्लाई किया जा रहा है। तो इंक्वायरी प्लस प्लस इंस्पेक्शन हमने लगाया, क्या किया, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। तो इंक्वायरी इज नॉट अलोन सफिशिएंट, ये इसके बारे में बोला गया है। और हाउ कंट्रोल अप्लाइड, तो सबसे पहले ऑडिटर विल नो अबाउट व्हाट पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, सॉरी व्हाट पॉलिसी हैज बीन डिसाइडेड, और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। ये हमने देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, किस तरीके से अप्लाई किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट कितना किया जा रहा है, वो हमने देखा किसके थ्रू, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन के थ्रू। ये हो गया। मेन टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक यही था कि परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑडिट टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस। पहले में हमने देखा इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद द कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। अब जो कंट्रोल्स है वो तो मैंने एक बार को चेक कर लिया कि यस दे आर बीइंग implemented. Now we have other thing, that is determine whether the controls to be tested depend upon other controls. ये हमें देखना है कि जब भी हम कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हैं तो वी नीड टू टेस्ट कि जिस कंट्रोल को हम टेस्ट कर रहे हैं उसके साथ कोई इंटर रिलेटेड कंट्रोल्स है जो कि हमारी पर्टिकुलर ऑडिट टेस्टिंग को अफेक्ट करेगा। थोड़ा सा घूमी हुई लैंग्वेज है बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी बट स्टिल यू शुड हैव द आइडिया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। डिटरमिन whether the controls to be tested depend upon other controls, अदर कंट्रोल्स पे डिपेंड करता है क्या, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। इफ सो whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operation of those indirect controls। अगर जो मेरे मेन कंट्रोल्स है उनको अप्लाई करने के लिए आई नीड टू हैव अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स जो कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो भी क्या मुझे उसको टेस्ट करना चाहिए। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए हो सकता है जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है वो इफेक्टिवली ऑपरेट ना कर रहे हो, जिसकी वजह से जो मेरे मेन एक्टिविटी के कंट्रोल्स है वो भी क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, डेविएट हो जाए। तो इस चीज को हम समझते हैं विद वन एग्जाम्पल। वी हैव दिस डिपेंडेंस ऑन अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स में क्या, जैसे कि अब हमें पता ही है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल थ्री वे मैच वाला हम देखते हैं, तो ऑडिटर क्या करता है कि इनवॉइस में अथोराइजेशन देखता है, ठीक है, पीओ में अप्रूवल देखता है कि परचेज मैनेजर ने अप्रूवल दी थी क्या। देन उसके बाद जीआरएन में देखता है कि जीआरएन और पीओ और इनवॉइस का जो डेटा है वो आपस में मैच कर रहा है कि नहीं, और तभी पेमेंट हुई है रिलीज। ये एंटिटी देखती है कि थ्री वे मैच में कि जो पेमेंट है, पेमेंट रिलीज करने से पहले इनवॉइस पीओ और जीआरएन का जो डेटा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। बट अगर ईआरपी सिस्टम में जो अथोराइज्ड पर्सन है वही गलत हो, तो अगर गलत इंसान ने इनवॉइस रेज किया है या फिर गलत इंसान ने पीओ रेज किया है या फिर गलत इंसान ने जीआरएन रेज किया है, तो हमारा थ्री वे मैच करने का फायदा ही क्या रह जाएगा। तो थ्री वे मैच मेरा एक कंट्रोल था टू रिलीज द पेमेंट, बट वो कंट्रोल इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर अगेन जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि जो इनवॉइस है वो किसने अथोराइज अप्रूव कर दिया, अकाउंट क्लर्क ने अप्रूव कर दिया, बट अकाउंट क्लर्क ने अप्रूव नहीं किया होना चाहिए था, परचेज मैनेजर ने किया होना चाहिए था। अब वो अप्रूव्ड तो है लेकिन किसने किया है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ईआरपी सिस्टम के कंट्रोल एंड एक्सेस एंड रोल बेस्ड एक्सेस को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा टू गेट द कंफर्ट ओवर दी
अप्रूवल ओवर इनवॉइस, पीओ एंड जीआरएन, कि जीआरएन किसने जनरेट किया है और किसके पास अथॉरिटी है, पीओ किसने अप्रूव किया और किसके पास अथॉरिटी है, इनवॉइस किसके पास आया और किसके पास उसको रिसीव करने की अथॉरिटी थी, उसको अप्रूव करने की अथॉरिटी थी पेमेंट के लिए। तो वो मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा, ईआरपी सिस्टम से ऑन द रोल बेस्ड एक्सेस मॉडल, मास्टर फाइल से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ईआरपी में अनऑथोराइज्ड एक्सेस दे दी गई है किसी पर्सन को, तो इट विल नॉट बी अ लॉजिकल पॉइंट टू चेक थ्री वे मैच। तो ये क्या हो गया, ये मेरा था मेन एक्टिविटी का कंट्रोल परचेज की ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए। बट इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या था, अथोराइजेशन एंड अप्रूवल का, जो कि मुझे ईआरपी आईटी सिस्टम से देखना चाहिए था। ये क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल, और यही मेरा इफेक्टिव नहीं हुआ, इसमें ही कोई फ्लो है, तो थ्री वे मैच का कोई भी मतलब नहीं बनता है, इसका ये मतलब है। अब आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला गया है। ठीक है, कंट्रोल वन, हाउ टू चेक द परचेज, उसके लिए थ्री वे मैच था, बट थ्री वे मैच भी मेरा रिलायबल है या नहीं, उसके लिए मुझे इनडायरेक्ट आईटी कंट्रोल को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट। देन वी हैव इंक्वायरी alone is not sufficient to test the operating effectiveness of the control। ये तो हम बार बार देखते आ ही रहे हैं कि इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है अगर हम उसे अकेले ही परफॉर्म करें टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, अदर प्रोसीजर्स को कंबाइन करना पड़ेगा विद द इंक्वायरी। एंड हम क्या कर सकते हैं इन दिस रिगार्ड, इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन, या तो आप इंस्पेक्शन कर लो इंक्वायरी के साथ, या फिर री परफॉर्मेंस कर लो। ठीक है, जो कि आपको क्या देंगे, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन का देखा जाए, तो मान लो इंक्वायरी, तो अब हमें पता ही है कि इंक्वायरी में ऑडिटर ने परचेज मैनेजर से पूछा था कि आपका जो परचेज ऑर्डर है वो किस तरीके से अप्रूव किया जाता है, तो उसने बोला कि परचेज मैनेजर यानी मेरे ही साइन होते हैं एंड मैं उसको स्टैम्प करता हूँ। तो इतनी बात हमारी हो गई थी। अब अगले स्टेप पे 14 फरवरी वाले दिन क्या हुआ, ऑडिटर गया और अच्छे से बड़े प्यार से परचेज मैनेजर को ऑब्जर्व किया। क्या किया, ऑब्जर्व, कि वो साइन एंड स्टैम्प ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि हाँ कंट्रोल तो अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे भी एक फ्लो है, क्या कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ विटनेस होती है एक दिन की, या फिर जितने दिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो उतना। तो इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन ठीक है, बट वी हैव टू हैव सम मोर एश्योरेंस। मोर एश्योरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप परचेज मैनेजर से कुछ पूछ नहीं रहे हो, कुछ उसके डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग परचेज मैनेजर वेदर ही इज साइनिंग एंड स्टैम्पिंग द इनवॉइस और नॉट। ठीक है, एंड इंक्वायरी में आप क्या करोगे, पास्ट मंथ के सैंपल बेसिस पे इनवॉइसेस निकालोगे एंड उसको चेक करोगे वेदर दे वर प्रॉपर्ली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द परचेज मैनेजर। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अब एविडेंस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सैंपल यू टेस्टेड फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो यहाँ पे वी कैन से कि इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ऑडिट एविडेंसेस, राइट। इसमें यही बोला था। उसकी बात है, द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर कंट्रोल्स वाज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, कोई पर्टिकुलर नेचर का कंट्रोल है, उस पे कोई पर्टिकुलर नेचर का ही ऑडिट प्रोसीजर लगेगा। मतलब जैसा कंट्रोल वैसा ऑडिट प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रोल्स के लिए हम एक ही प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दीज थिंग। अब नेचर ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस ऑडिट प्रोसीजर। अब अपने पास कुछ टाइप ऑफ कंट्रोल है जो एंटिटी ने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, एंड उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैनुअल अप्रूवल। अभी तक मैं जो एग्जांपल दे रही थी साइन एंड सिग्नेचर स्टैंप वगैरह का, वो क्या था, मैनुअल अप्रूवल था। ठीक है, वैसे डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, बट स्टिल एक बार को मान के चल रही हूँ कि हम मैनुअली साइन करते हैं एक एक इनवॉइस को, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है हमारी एंटिटी का। तो मैनुअल अप्रूवल करा मैंने इनवॉइस का, तो इस पे मैं क्या लगाऊंगी, ऑडिट प्रोसीजर इंस्पेक्शन लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, इंस्पेक्शन।
एंड देन वी हैव ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। अगर मेरे पास ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, ईआरपी सिस्टम है, तो वहां पे मैं एक ट्रांजेक्शन को फ्लो करके देखूंगी। इसका क्या मतलब हुआ, मैं री परफॉर्मेंस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, री परफॉर्मेंस की वेदर माई आईटी सिस्टम्स आर परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स रिलेटेड टू माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स। तो यहाँ क्या करूंगी, मैं री परफॉर्मेंस करूंगी। अगर मेरे क्या हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हो गए, तो ही तो मैं जान पाऊंगी कि कोई ट्रांजेक्शन ठीक से फ्लो हुई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेप्रिसिएशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो डेप्रिसिएशन के लिए मुझे यूजफुल लाइफ चाहिए, उसके बाद उसकी कॉस्ट चाहिए, फिर रेजिडुअल वैल्यू चाहिए। तो वो इनपुट जो है वो ठीक से डाले गए एंड प्लस उसको जो ऑटोमेटिक टैली ऑटोमेटिक सिस्टम है ईआरपी का, वो सही से कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, वो मैं देखने वाली हूँ, राइट, डमी एंट्री डाल के। और फिर उसको मुझे रिवर्स भी करना आना चाहिए। देन उसके बाद है रिव्यू कंट्रोल। रिव्यू कंट्रोल के लिए भी मैं क्या लगाने वाली हूँ, इंस्पेक्शन करने वाली हूँ। रिव्यू कंट्रोल का मतलब कोई कंट्रोल एंटिटी अपने लेवल पे भी चेक करती है कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो वहां पे क्या होता है, अगर कोई डेविएशन होती है तो मैनेजमेंट अपनी मीटिंग में उसको लिखता है कि हमने ये रिव्यू नोट दिया है, अगली बार ये नेक्स्ट टाइम जब हम चेक करेंगे तो ये ठीक होना चाहिए। तो वहां से भी ऑडिटर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है डॉक्यूमेंट्स की। तो ये क्या था अपने नेचर ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस ऑडिट प्रोसीजर। तो जैसा मेरा मैनुअल कंट्रोल था तो मैंने इंस्पेक्शन लगाया सिग्नेचर को लेके, ऑटोमेटिक था तो मैंने री परफॉर्मेंस करी, जैसे मैंने पीपी डेप्रिसिएशन ट्रांजेक्शन का एग्जांपल दिया। देन उसके बाद रिव्यू कंट्रोल्स में उसको भी मैं क्या करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी, इंस्पेक्शन करूंगी नोट्स का, ठीक है। देन वी हैव फॉर एग्जाम्पल इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस्ड बाय डॉक्यूमेंटेशन। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को हमने डॉक्यूमेंट कर रखा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा एज एन ऑडिट एविडेंस टू दी ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस्ड बाय डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर में डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अगर एंटिटी ने कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है ताकि वो भी क्या ले सके, एक ऑडिट एविडेंस ले सके अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब इसका भी मेरे पास एक एग्जांपल है। अब आपने ये तो सुना ही होगा, बीआरएस किसने नहीं सुनी, कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने बीआरएस ना सुनी हो, 11th क्लास से बैंक री को करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एंटिटी का क्या सिस्टम है, एंटिटी की ये पॉलिसी है कि वो हर मंथ, उसका कंट्रोल क्या है, मंथली वो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है फॉर दी फॉर आइडेंटिफिकेशन की कैश लीकेज तो नहीं हो रहा है, या फिर जो मेरा बैंक एंड एंटिटी का बैंक अकाउंट है और जो बैंक की पासबुक है उसमें मेरा सेम अमाउंट तो फॉल कर रहा है कि नहीं, और फॉल नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो रिकंसिलिएशन आइटम है वो क्या करता है, प्रॉपरली मंथली उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि इस वजह से ये पर्टिकुलर रिकंसाइलिंग आइटम्स है जिसकी वजह से मेरा जो बैलेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। कैश बुक में एक्स अमाउंट है, बैंक बुक में वाई अमाउंट है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, बैंक रिकंसिलिएशन बनाई है। अब ये ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट को मैं क्या करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी। ऑडिटर क्या करेगा, इसको इंस्पेक्ट करेगा एंड जहां पे अगर उसको कोई रिको आइटम फिशी लग रहा है तो वहां पे वो रिको आइटम का एविडेंस भी ले सकता है। तो यही बोला है कि इफ आई एम हैविंग दी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्रोल, कंट्रोल क्या था कि कैश एंड बैंक को मैच करने के लिए एंटिटी हमेशा बीआरएस बनाएगी एंड बीआरएस इज अ डॉक्यूमेंट विच ऑडिटर विल ऑडिट टू गेट द ऑडिट एविडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है when more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of a control, it may be appropriate to increase the extent of checking of the control as well as degree of reliance on the control। अगर हमें और भी ज्यादा persuasive audit evidences चाहिए तो हमें जो अपने audit procedure है उसका जो एक्सटेंट है वो क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, इसके लिए मैंने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैश पेमेंट है। अब कैश पेमेंट ऑलरेडी क्या होता है, हाईली रिस्की एरिया होता है, हाई रिस्क एरिया होता है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे हम फेक पेमेंट भी कर सकते हैं किसी को। कैश में कितना किसने पेमेंट किस बिहाफ पे लिया किसको पता। मैं कंपनी से 10,000 निकाल के ले गई,
मतलब एक्चुअल में एक्सपेंस 10,000 था और कंपनी से मैंने 15,000 लेके पेमेंट करी है, तो 5,000 तो अपने पॉकेट में रख लिए ना। तो ये क्या है, हाई रिस्क एरिया है, कैश लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, पिछले साल क्या हुआ था, 5 सैंपल उसने किए थे चेक और एक में डेविएशन मिल गई थी। क्या हुआ था, 5 सैंपल चेक किए थे और एक में डेविएशन मिल गई थी। अब पिछले साल ने करंट ईयर में ही उसने 5 सैंपल लिए, 5 सैंपल में से एक में डेविएशन निकली थी, यानी कि अमाउंट, एक्सपेंस अमाउंट कुछ और था और एक्चुअल में कैश पेमेंट अलग दी हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इनवॉइस में क्या हो गई, डेविएशन हो गई, जिसकी वजह से अब ऑडिटर को लग रहा है कि एक इनवॉइस मैंने 5 सैंपल उठाया है, तो 5 में एक मुझे गलती मिली है, हो सकता है और भी इनवॉइसेज में गलती हो। तो उसने क्या किया, 5 की जगह 15 सैंपल उठा लिए, क्या कर लिए, 15 सैंपल उठा लिए। और यही क्या है, इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। यहाँ पे अप्रूवल गलत की गई थी एक इनवॉइस की, और इसी वजह से गलत कैश पेमेंट दी गई थी। तो अब क्या हुआ, ये अप्रूवल एंड अथॉरिटी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए ऑथेंटिक अप्रूवल दी गई है कि नहीं, उसके लिए ऑडिटर ने क्या किया, सैंपल साइज को इंक्रीज कर लिया। पहले वो 5 कर रहा था, 5 में उसे बीच में ही क्या मिल गई, एक डेविएशन मिल गई, एक गलती मिल गई, जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपना एक्सटेंट इंक्रीज कर लिया। राइट, तो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग व्हेन मोर persuasive एविडेंस इज needed, right? Then last but not the least, we have these 5 bulleters which we need to understand. The matters the auditor may consider in determining the extent of test of controls. अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में एक्सटेंट ज्यादा रखना है या कम रखना है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स है विच ऑडिटर नीड टू कंसिडर वेरी वेल while planning the test of controls. तो सबसे पहले वी हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। अब जो कंट्रोल एंटिटी ने लगाए हैं वो कितनी बार उसको इम्प्लीमेंट करती है, कितनी बार उसको परफॉर्म करती है। तो इसके लिए आई हैव वन मोर एग्जांपल विद यू, दिस वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। अब देखो, सबसे पहला केस मेरे पास है कि इनवॉइस अप्रूवल।